नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पे। हम मध्यकालीन भारत का डिस्कशन कर रहे हैं और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हमने पहले पार्ट में दिल्ली सल्तनत को डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 1206 से 1526 ईस्वी के तहत हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसको हमने दिल्ली सल्तनत को विभिन्न वंश के अंतर्गत हमने बांट रखा था। तो आज हम गुलाम वंश, जिसका 1206 से 1290 ईस्वी तक समय है, यानी कि टाइम पीरियड है, उसके अंतर्गत हमने पहला कुतुबी वंश का डिस्कशन कर लिया है, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक था। अब हम अपने 8वें वीडियो में शमसी वंश यानी कि 1211 से 1226 तक का डिस्कशन करेंगे और इसके बाद इसमें इसका पार्ट 2 आएगा, जिसके अंतर्गत हम नासिरुद्दीन, महमूद, रजिया और रुकनुद्दीन फिरोज का अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद हम बलबनी वंश यानी कि गुलाम वंश के अंतर्गत जो 3 वंश आते हैं, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश, उनका अध्ययन करेंगे। तो शमसी वंश के अंतर्गत 6 शासक आते हैं, जिनमें पहला शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, जिसे अल्तमश भी कहा जाता है। उसका टाइम पीरियड 1211 से 1236 है। दूसरा शासक रुकनुद्दीन फिरोज है, जो 1236 ईस्वी में शासन किया, कुछ समय तक शासन किया। तीसरा शासक रजिया सुल्तान है, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। चौथा शासक है बहराम शाह, जो 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया। पांचवा शासक अलाउद्दीन मसूद शाह है, जो 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया। और छठवां शासक नासिरुद्दीन महमूद है, जो 1246 से 1265 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद बलबनी वंश शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम शमसी वंश के अंतर्गत 6 शासकों ने शासन किया और हम इसके अंतर्गत पहले शासक यानी कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन करेंगे। हम बात करें इस वीडियो के अंतर्गत, तो इसमें हम शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में एक विस्तृत डिस्कशन किए हैं और लास्ट में जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि लास्ट में हिस्टोग्राफी का कुछ पार्ट ऐड कर देंगे। तो हमने इससे पहले जब कुतुबी वंश का शुरू किया था, तो उससे हम हिस्टोग्राफी का लास्ट में 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और इसके लास्ट में भी हमने 5 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। तो ये आप वीडियो के लास्ट में मिलेगी। तो अभी हम शमसुद्दीन इल्तुतमिश को पढ़ेंगे और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इतना विस्तृत आप अध्ययन करते होंगे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अन्य जगह पढ़ते होंगे, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिला होगा। और मैं वादा करता हूं कि आज आप यहाँ पढ़ने के बाद से आज आप अपने आप को महसूस करेंगे कि हमने कुछ आज नया सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। तो उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो 1197 यानी 97 ईस्वी में 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अनहिलवाड़ का जब युद्ध हुआ था, उसके बाद इसको ख़रीदा था और यह इलबरी तुर्क था। यानी कि जब ये शासन में बैठता है तो इसको कहा जाता है कि पहला ये इलबरी तुर्क शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो इसका अगला पॉइंट है, ऐबक ने उसको सर जानदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान तथा अमीर शिकार का पद दिया और साथ ही अपनी पुत्री का इससे विवाह भी कर दिया। अगर हम आगे बात करें इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, तो ऐबक की मृत्यु के समय, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त, तो उस समय ये इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। अगर हम बात करें कि इल्तुतमिश के बारे में, चूँकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। लेकिन 1206 ईस्वी में जब खोखरों का विद्रोह हुआ था, उसको दबाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिससे मोहम्मद गोरी प्रभावित हुआ था और ऐबक से कह करके इससे दास्ता से मुक्त कराया था 1208 ईस्वी में। अभी आज बारिश हो रही है तो थोड़ा बहुत उसकी भी आवाज़ आ रही होगी, तो उसको इग्नोर करिएगा और वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि आखिर क्यों इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो इसके कार्यों के द्वारा इसका निर्धारण हम करते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसने राजधानी परिवर्तन किया, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने लाहौर से शासन करता था, तो उसको इन्होंने ट्रांसफ़र करके दिल्ली शिफ्ट किया। साथ ही इसने तुर्क के चहलगानी का गठन किया, यानी कि 40 अधिकारियों का ये समूह था। यानी कि इससे पहले जो कुतुबी शासक थे, जो या मुइज़्ज़ी तुर्क थे,
ये आपस में काफ़ी विद्रोह करते थे और शासन के लिए हमेशा लालायित रहते थे। तो उससे इसने बचने के लिए एक 40 अपने गुलामों का गुलाम अधिकारियों का जो सर्वाधिक योग्य थे उनकी नियुक्ति की। उनमें एक बलबन भी था। तो हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे। और सबसे इसके साथ ही आप यहाँ भी ये भी नोट करते चलें कि तुर्कान चहलगानी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है इसामी की पुस्तक फुतुह सलातीन में है। यानी कि आपने देखा कि तुर्क चहलगानी का यहाँ पे अगर जिक्र हुआ तो हमने साथ ही इसमें ऐड कर दिया है कि इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है इसामी की पुस्तक फुतुह सलातीन में इसका उल्लेख है। तो ये यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और इसको आप याद कर रखिएगा। अगला पॉइंट है, इसने अरबी मानक सिक्का चलाया। यानी कि चांदी जो चलाया वो टंका उसको कहा गया और तांबा का जो चलाया उसको जीतल कहा गया। और इन दोनों में एक संबंध है 48 का संबंध था चांदी और तांबा में। बात करें चांदी का तो चांदी 175 ग्रेन की थी। और आगे बात करें तो 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को बेहतर कूटनीति द्वारा मंगोल आक्रमण से बचाया था। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1221 में अगर हम बात करें तो चंगेज खां जो है ख्वारिज़्म शासक जो ईरान का था को उसको हरा दिया था। और ख्वारिज़्म शाह का जो बेटा था जलालुद्दीन मांगबरनी उसका पीछा कर रहा था। और जलालुद्दीन मांगबरनी है जो सिंध पार करता हुआ इल्तुतमिश के पास पहुंचा। यानी कि मतलब उससे कुछ दूरी पर था तो उसने अपना दूत भेजा जिसका नाम आईन मुल्क था, उससे भेजा और उसने अपना संदेश भेजा कि आप मेरा सहयोग करें, हम दोनों मिल करके चंगेज खां को हरा देंगे। तो इस समय चूँकि दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था बहुत ही अभी अस्त व्यस्त थी तो इल्तुतमिश ने उस दूत की हत्या करवा दी और उसको संदेश भिजवाया कि क्या कहते हैं कि यहाँ की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने मंगोल आक्रमण के खतरे को टाल दिया। और बात करें सबसे इम्पोर्टेंट 5वीं पॉइंट को तो इक्ता व्यवस्था का उसने प्रचलन किया। यानी कि इक्ता व्यवस्था क्या थी? इक्ता क्या थी? तो इक्ता एक भूमि का टुकड़ा थी और वो जो उसको धारण करता था उसको इक्तादार कहलाता था। और जो इक्तादार था ये एक प्रकार से प्रांतीय व्यवस्था के जैसे थी। ये धीरे धीरे विकसित करके आपको आगे और डेवलप मिलेगी। तो बात करें कि अगर प्रांतीय व्यवस्था ये कैसे किस प्रकार की थी तो वहाँ का जो प्रांतपति होता था वो इक्तादार होता था। और इसी इक्ता से यानी कि जो भूमि का टुकड़ा थे इससे वो सेना का तथा खुद का खर्च निकालता था। और यहाँ एक अलग पॉइंट है कि इक्तादार जो था आनुवांशिक नहीं था और जो इक्ता थी वो हस्तांतरणीय भी नहीं थी। यानी कि एक दूसरे को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। और अगर इक्तादार के कार्य के बारे में बात करें तो राजस्व वसूली का काम करना था, उसको सेना रखना था और दूसरा है शांति व्यवस्था को देखना था, साथ ही व्यापार को भी प्रोत्साहन करना था। तो इस प्रकार से आप देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको इक्ता व्यवस्था को डिस्कशन किया। और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि निजामुल मुल्क जिनका पूरा नाम अबू अली हारून बिन अल तूसी था कि उनकी पुस्तक जो सियासतनामा है उसमें सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे इक्ता व्यवस्था को हमने कितने अच्छे से पॉइंट वाइज हमने डिटेल में डिस्कशन कर दिया है, आप समझ भी जाएंगे। और काफ़ी छोटे में संक्षिप्त में हमने डिटेल में इक्ता व्यवस्था को समझा दिया है। तो ये याद रखिएगा कि जो निजामुल मुल्क की पुस्तक है सियासतनामा उसमें इक्ता व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अगर हम आगे बात करें तो 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा जो अल मुंतसिर बिल्ला मंसूर थे से धार्मिक और राजनीतिक मान्यता यानी कि जिसको खिल्लत कहा जाता है प्राप्त किया और नासिर अमीन उल मोमिनीन की उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार से इतने पॉइंट्स के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि एक व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से दिल्ली सल्तनत को व्यवस्थित रूप देने के कारण इल्तुतमिश को वास्तविक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इस पर इतिहासकारों के क्या विचार हैं तो मिनहाजुद्दीन जो सिराज थे उनकी पुस्तक तबकात नासिरी है जो जिसमें वो कहते हैं कि बगदाद के खलीफा से खिल्लत तथा उपाधि मिलने के साथ ही बगदाद से उसके लिए भेजे गए उपहार ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक और संप्रभुता संपन्न सुल्तान बना दिया। तो ये सेंटेंस दे करके पूछ सकता है कि ये किस बुक का उदाहरण है या इतिहासकार का नाम पूछ सकता है। तो अगली पॉइंट के बारे में बात करें तो सिराज कहते हैं कि इल्तुतमिश को इन्होंने सुल्तान सईद यानी कि भाग्यशाली सुल्तान भी कहा है, मिनहाजुद्दीन सिराज। अगले लेखक की बात करें तो फ़ख्र मुदब्बिर हैं।
इनका पूरा नाम फ़ख्र अल दीन मोहम्मद बिन मंसूर मुबारक शाह है और इनकी पुस्तक का नाम आदाब उल हर्ब है। और फ़ख्र मुदब्बिर ने इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनयिक सिद्धांत और राजकीय संगठन की कला एवं युद्ध कला पर फारसी में आदाब उल हर्ब नामक प्रथम भारतीय मुस्लिम ग्रंथ लिखा। प्रथम भारतीय मुस्लिम ग्रंथ का क्या नाम था? आदाब उल हर्ब। और इसके रचनाकार कौन थे? फ़ख्र मुदब्बिर। आगे बात करें इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता इल्तुतमिश के बारे में कहता है कि इल्तुतमिश के महल के सामने संगमरमर के 2 सिंह बने थे, जिसके गले में घंटियां लटकी होती थीं, जिससे खींचने पर फरियादी को तुरंत न्याय मिलता था। तो आप देखें कि अगर हम तुलना करें मुग़ल काल में, तो जहांगीर ने भी ऐसी घंटी लगवा रखी थी और न्याय व्यवस्था की बात की गई थी। तो हम अगर रिलेट करके देखें तो एक पॉइंट यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। अगले इतिहासकार की बात करें आर पी त्रिपाठी ने, तो आर पी त्रिपाठी कहते हैं कि इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। और ईश्वरी प्रसाद जो है इल्तुतमिश को भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना है। यानी कि यहाँ से बस थोड़ा सा अंतर है, आर पी त्रिपाठी मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं इल्तुतमिश को, जबकि ईश्वरी प्रसाद हैं भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बताया है। अगर हम बात करें इल्तुतमिश के अभियानों की, तो सर्वप्रथम 1211 ईस्वी में युद्ध के मैदान में आराम शाह को पराजित करके वो दिल्ली सिंहासन पर बैठा था। और 1215 से 16 ईस्वी में ये इसने दूसरा युद्ध लड़ा, तराइन का मतलब तृतीय युद्ध था, जिसमें यलदौज को उसने पराजित किया। अगर बात करें यलदौज की, तो यह गोरी का जो है सरदार था और यह गजनी में शासनरत था। और ऐबक ने इसको परास्त किया था, लेकिन गजनी की जनता ने ऐबक को स्वीकार नहीं किया था और फिर वो वापस लाहौर चला गया था। लेकिन 1215 से 16 ईस्वी में आ करके वो बार बार इन क्षेत्रों में अशांति फैलाता था, तो उसको 1215 से 16 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने पराजित किया और उसे बदायूं में रखा और जहां उसकी मृत्यु हो गई। बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट है छूट गया है, मतलब कि यहाँ पे हमने एक तीर लगा दिया है, तो आप समझ जाएंगे कि 1215 से 17 में एक, चूँकि हमने क्रम में लिखा है, तो जैसे कि होता है यूजीसी नेट में कि 4 पॉइंट दे देते हैं और उनका क्रम सजाने के लिए बोल देते हैं कि ABC सही है या BCA सही है, या ऐसे करके क्रम करके पूछने को दे देता है। तो हमने उसके अभियानों को एक क्रम में लिख दिया, जितने उसके 1211 से लेकर के और 1236 तक जो उसके आखिरी अंतिम अभियान था, उसको एक क्रम में लिख दिया, जिससे आपको आसानी होगी और सब एक क्रम में रहेगा, तो आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो 1215 में 15 से 17 में अवध में पृथु विद्रोह हुआ था और जिसको दबा दिया गया। और अगला विद्रोह जो है 1226 में हुआ, यानी कि 1211 में ये आराम शाह को हरा करके शासन कब्जा करता है, शासक बनता है, और 1215 से 16 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में यलदौज को पराजित करता है। और 1215 से 17 की ईस्वी में अवध में जो पृथु विद्रोह हुआ था उसको दबाया गया। साथ ही 1226 ईस्वी में रणथंभौर के जो चौहान शासक वीर नारायण थे उनको पराजित करता है। साथ ही 1227 में भूताला के युद्ध में मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह को पराजित किया, और जिसकी चर्चा अगर हम बात करें तो जय सिंह सूरी की हमीद मर्दन में हमको देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जय सिंह सूरी के हमीद मर्दन में मर्दन में भूताला के युद्ध की चर्चा मिलती है, जो इल्तुतमिश और मेवाड़ शासक जैत्र सिंह के बीच हुआ था 1227 में। 1227-28 में नासरुद्दीन कुबाचा को इसने पराजित कर मुल्तान व सिंध को जीत लिया। तो अगर बात करें कि मुल्तान और जो सिंध का शासक था इल्तुतमिश ने इसको हरा करके लाहौर छीन लिया और वहाँ अपने पुत्र को बैठा दिया। 1226 से 27-28 में ही कुबाचा जो है आत्महत्या कर लिया, सिंधु नदी थी उसमें डूब करके मर गया। इसी युद्ध में अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश को मिन्हाजुद्दीन सिराज मिला था। अगली अभियान के बारे में बात करें तो 1229 में मंगोलों से लड़ते हुए इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र और सबसे प्रिय पुत्र था नासरुद्दीन महमूद, उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी स्मृति में इल्तुतमिश ने मदरसा नासरी बनवाया था।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बात करें अगले पॉइंट की, तो 1232 में ग्वालियर का अभियान किया था, जिसमें वहाँ के शासक मंगल देव को पराजित किया था। और इल्तुतमिश का सबसे अगर अंतिम अभियान की बात करें तो 1236 में हुआ था बामियान का अभियान। बामियान जो है अफगानिस्तान में पड़ता है और वहाँ का शासक सैफुद्दीन हसन के खिलाफ किया था। और इसी समय जाते समय वो बीमार पड़ गया और 29 अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हमने एक क्रम में इल्तुतमिश के अभियानों का जिक्र किया है, और इसको आप एक बार देख लेंगे तो उसके सारे अभियान एक बार में क्लियर हो जाएंगे। बात करें डॉक्टर के निजामी जो थे इतिहासकार, उन्होंने कहा है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग पैदा किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आईएएस में भी बन चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर बात करें कि इल्तुतमिश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो एक इनमें कवर नहीं हुए हैं, उनको एक जगह हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो इल्तुतमिश फारसी परंपरा को जो शुरू करने वाला है वो पहला शासक था। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे देखें तो उसने रजिया को अपने जीवित रहते ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हालांकि वो नासिरुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता, लेकिन वो चूँकि बहुत ही योग्य था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी मंगोलों के आक्रमण में। तो इस प्रकार से उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अगला पॉइंट है कि इल्तुतमिश ने पहली बार शेखुल इस्लाम का पद सृजित किया, तथा यह पद जो है बख्तियारुद्दीन काकी को देना चाहता था, लेकिन उन्होंने इसको मना कर दिया। तो उसके बाद उसने शेख नक्शवी, यानी कि जिसको सुगरा खां भी कहते हैं, को दे दिया। अगला पॉइंट है इल्तुतमिश ने पहली बार केंद्रीय सेना यानी कि हमसे कल्ब का गठन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमसे कल्ब का गठन किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया। अगला पॉइंट है इल्तुतमिश ने टंका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करने की प्रथा की शुरुआत की। और बात करें कि इसके सबसे छोटे सिक्के को अदल कहा जाता था। तो इस प्रकार से हमने इल्तुतमिश के बारे में कंप्लीट एक डिस्कशन कर लिया है, और इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना कम ही है। तो एक और इसकी बात है कि वास्तविक संस्थापक कहने का एक और है कि जैसे फिरोज शाह तुगलक ने अपनी वंशावली बनवाई थी, उसके अंतर्गत जो है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम कुतुबुद्दीन ऐबक से न शुरू करके एक इल्तुतमिश से शुरुआत की है। तो एक ये भी वजह कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। तो इस प्रकार से कई पॉइंट है जो इसमें जुड़ गए हैं। तो अगर हम बात करें लास्ट में अब हिस्ट्रियोग्राफी की, जो हमने आपको कह रखा है कि हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही ये डिस्कशन कर रहे हैं कि 5-6 क्वेश्चंस आपको इस पे डिस्कशन करेंगे, और 5-6 बुक से आपको कई पॉइंट्स मिल जाएंगे जो यूजीसी नेट का सबसे फेवरेट पॉइंट है, और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो हमने पीछे भी 6-7 कुतुबुद्दीन ऐबक का जब डिस्कशन किया था इसलिए लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने डिस्कशन किया था। अब इसमें भी हम 4-5 का डिस्कशन कर रहे हैं। तो हर वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कि 4-5 करते रहेंगे, तो जिससे कि आपको एक बार में बहुत ज़्यादा भी तैयार करना नहीं पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा आप तैयार करता रहेंगे तो एक कंप्लीट तैयार भी हो जाएगा। तो चलिए डिस्कशन इसका हिस्टोग्राफी का एक शुरू करते हैं। तो पुस्तक है ताजुल मासिर, इसके लेखक हसन निजामी हैं, और ये फारसी भाषा में लिखा गया है। इसका अगर हम बात करें कि 1191 से लेकर के 1217 ईस्वी तक की घटनाओं का इस पुस्तक में वर्णन है। तो एक इतिहासकार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस क्रम का अध्ययन करने से इतिहास की एक क्रमिक जानकारी हमको मिलती है। तो 1191 से 1217 तक की घटनाओं का हमको इसमें जानकारी मिलती है। और बात करें तो यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को दिरहम और दिनार नामक सिक्के चलाए जाने की जानकारी मिलती है। और ये भी है कि इस पुस्तक के अलावा और कोई भी पुस्तक नहीं है जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को दिरहम और दिनार नामक सिक्के चलाए जाने की जानकारी मिलती है। तो अगर बात करें हम अगली पुस्तक तबकात नासिरी की, तो ये मिनहाजुद्दीन सिराज की है, और ये भी फारसी में लिखी गई है। दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम क्रमबद्ध इतिहास इस पुस्तक में लिखा गया है, और इसमें 1260 ईस्वी तक का इतिहास वर्णन किया गया है। यह पुस्तक नासिरुद्दीन महमूद, यानी कि जो शमसी वंश का लास्ट आखिरी छठा सुल्तान है, इसके बाद बलबनी वंश यानी कि बलबन का शुरू हो जाता है। तो ये
नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। अगर बात करें तबकात नासिरी की अंग्रेजी अनुवाद तो H.G. रेवर्टी ने किया था इसका इंग्लिश अनुवाद। और इसका हम बीच बीच में जैसे हम शासकों का अध्ययन कर रहे हैं तो तबकात नासिरी का हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम केवल तबकात नासिरी को करें तो 3-4 पेज में वही हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हमने मिनहाजुस सिराज के तबकात नासिरी को डिस्कशन किया, अभी शमसुद्दीन इल्तुतमिश का डिस्कशन किए तो उसमें उसके पॉइंट को डिस्कशन किया। ऐसे ही आगे डिस्कशन करेंगे तो उसमें भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है तबकात नासिरी से संबंधित वो हमने यहाँ पे अलग से डिस्कशन किया है। आगे बात करें जो पुस्तक है रिहला, यानी कि रिहला का मतलब होता है यात्रा विवरण, और इसके राइटर हैं इब्न बतूता। यह पुस्तक अरबी में लिखी गई है और इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत चरित्र, तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, सैनिक प्रणाली, राजधानी परिवर्तन, डाक व्यवस्था आदि की जानकारी मिलती है। रिहला की रचना जो है मोरक्को में की गई थी, अतः इसकी जानकारी का सही वर्णन कहा जा सकता है कि यानी किसी शासक के दबाव में आकर के ये नहीं लिखी गई है। दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर एवं संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहा गया है, ये इसी पुस्तक में कहा गया है। मदुरा, अगला पॉइंट की बात करें तो मदुरा के विभिन्न फसलों, फूलों तथा पानों का उल्लेख किया गया है इसमें। साथ ही ढोल की तीव्र आवाज़ में सती होने का उल्लेख भी इसी पुस्तक में किया गया है और इसका अंग्रेजी जो अनुवाद है ली एंड गिब्स द्वारा किया गया है। अगला अगर पुस्तक की बात करें तो जवाबी उल हिकायत है, जवामी उल हिकायत। इसके लेखक हैं नूरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी और ये इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। और इस पुस्तक में यानी कि जवाबी उल हिकायत में सर्वप्रथम चुंबकीय कंपास का सर्वप्रथम उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने हिस्टोग्राफी का भी अध्ययन कर लिया और ऐसे ही हम डिस्कशन करते रहेंगे और एक व्यवस्थित क्रम में हम आपने देखा कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश का डिस्कशन किया है और इससे आप निश्चिंत रहे कि इससे बाहर पॉइंट नहीं बनेंगे और ये हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया है और आप देखेंगे कि ये आपको एक नई जानकारी प्रदान किया होगा, कुछ नए पॉइंट्स आपके लिए मिले होंगे इससे। और आप देख रहे हैं यहाँ हमने एक पूरी तरह से शमसी वंश के सारे शासकों का एक क्रम भी दे दिया है, जैसे कि कभी क्रम सजाने को पूछ देता है तो आप यहाँ देख सकते हैं, या ये पूछ सकता है शमसी वंश के सबसे अधिक से लेके सबसे कम शासन करने वाले शासकों का क्रम बनाइए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरी तरह से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनता है गुलाम वंश के अंतर्गत शमसी वंश का, तो आप पूरे अच्छे से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आगे हम शमसी वंश का ही डिस्कशन करेंगे जिसमें रजिया सुल्तान और अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद का डिस्कशन करेंगे। चूँकि इल्तुतमिश इसमें बहुत ही बड़ा टॉपिक हो गया, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अध्ययन ही हो लेकिन बढ़िया से अध्ययन हो और वो जानकारी यूजफुल हो जो आप एग्ज़ाम में आपके काम आ सके UGC नेट के। तो इस प्रकार से हमारी ये वीडियो समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो भी आपको क्वेरी हो वो हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, यानी कि लिख दीजिएगा, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।